हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप सब लोग बढ़िया हो गए एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी मोटिवेशन। स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वांट से वन थिंग टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो, किसी भी सोर्स से इस चैनल को आप लोग फाइंड कर रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें इस चैनल के माध्यम से आपकी हेल्प हो सके। एंड आई विल ट्राई दैट कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो इस चैनल के माध्यम से। सो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बहुत सारे एस्पायरेंट्स की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो रवि कुमार सियाग सर हैं, जिनकी हिंदी मीडियम में टॉप रैंक है, जिनकी रैंक 18th आई थी, उनकी केस स्टडी की कॉपी दिखा दो कि वो कैसे केस स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हूँ उन्हीं की कॉपी दिखाऊंगा। रवि कुमार सियाग सर की कॉपी है, जो कि पूरी केस स्टडी यानी कि जो कि GS4 की है, जिसमें इन्होंने GS4 में एथिक्स आता है, एथिक्स में ही केस स्टडी आती है, इतना तो सभी को पता होगा। तो उनकी आज इसी केस स्टडी को देखेंगे कि वो लोग केस स्टडी को कैसे लिखते थे, यानी कि रवि कुमार सियाग सर ने जो केस स्टडी है वो कैसे उसको फॉर्मेट करते थे, कैसे अरेंज करते थे, क्या उनका फॉर्मेट रहता था किसी भी केस स्टडी को लेके। तो उसी के अबाउट इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक बार आपको उनकी कॉपी दिखा देते हैं, आप लोगों को ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ये उन्हीं की कॉपी है। एक मिनट देख लो। उनका नाम है रवि सर, हिंदी मीडियम, और ये 17/12/2021 को उन्होंने टेस्ट दिया था। ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर था टेस्ट सीरीज का 168117। ठीक है, अब बात कर लेते हैं केस स्टडी की कि केस स्टडी वो कैसे लिखते थे। ठीक है, ये रहा उनका केस स्टडी। ठीक है, ये देख लो। यहाँ पे सबसे पहले देखो, आप जब भी कोई केस स्टडी को सॉल्व करो तो दो तीन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप उसको अच्छे से पढ़ना, ध्यान से। जब तक आप केस स्टडी को पढ़ोगे नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि इसमें पूछा क्या गया है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई केस स्टडी को सॉल्व करो तो आपको क्या करना है, केस स्टडी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, यानी कि ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर आपको केस स्टडी को पढ़ना है। अब जैसे कि जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको करैक्टर देखने को मिलेंगे। करैक्टर इन द सेंस कि मतलब आप जब कोई भी केस स्टडी पढ़ोगे तो उसमें कोई अपराधकारी देखने को मिलेगा, कोई नेता देखने को मिलेगा, कोई मतलब बहुत सारे करैक्टर देखने को मिलेंगे एक केस स्टडी में। तो आपको क्या करना है, उन करैक्टर को अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि उन्हीं का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है केस स्टडी में। जब भी आप केस स्टडी लिखोगे तो उनका बहुत ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है केस स्टडी में। तो आपको ये चीज़ों को जरूर ध्यान देना है। ठीक है, अब इस केस स्टडी को पढ़ते हैं कि इस केस स्टडी में पूछा क्या गया है और उन्होंने कैसे इसका उत्तर दिया है। जैसे कि भारत में कई राज्यों ने अनेक बार शराबबंदी के प्रयोग किए हैं। हालांकि यह सर्वविदित है कि इनमें से कई राज्यों में अवैध शराब उद्योग फल फूल रहा है। इसके अतिरिक्त यह विडंबना है कि जहां कई राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी की प्रमुखता से उल्लेख किया है, वहीं राजनेता अपने चुनाव अभियानों के दौरान मतदाताओं के बीच शराब बांटते हैं। इससे अवैध शराब के धंधे को भी बढ़ावा मिलता है और कई लोग इससे अपनी जान भी गंवा देते हैं। ठीक है, यानी कि अब इस जो केस स्टडी की समरी है, पूरी समरी यही है कि शराबबंदी, ठीक है, शराब से रिलेटेड पूरा अवैध शराब उद्योग, इसके अबाउट पूरी केस स्टडी है। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं जिनका कारण व्यापक रूप से मद्यपान है। यानी कि सामाजिक आर्थिक कौन सी समस्याएं हैं जिनका कारण व्यापक रूप से शराब पीना है। बी क्वेश्चन से, क्या आपको लगता है कि शराब पर प्रतिबंध लगाने से समस्याओं के समाधान की तुलना में अधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि बी क्वेश्चन ये पूछा गया है इस केस स्टडी से रिलेटेड कि अगर आप शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे तो जो समस्याएं हैं शराब से रिलेटेड यानी मद्यपान से रिलेटेड, उसकी तुलना में अधिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। और सी जो क्वेश्चन है वो है, प्रतिबंध के अभाव में विशेषकर देश के युवाओं में बढ़ती शराब की लत की समस्या से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इनकी केस स्टडी देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। इन्होंने सबसे पहले इंट्रो लिखा और आप लोगों को भी ये करना है। बहुत सारे लोग केस स्टडी में क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आपको केस स्टडी डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करनी है, आपको सबसे पहले उसमें इंट्रो लिखना है, देन आपको केस स्टडी स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ठीक है, आफ्टर दैट इन द एंड बहुत सारे लोग कंक्लूजन को मिस कर देते हैं, बट आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कंक्लूजन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है और कंक्लूजन भी लिखना है वो। ठीक है, यही एक बहुत सही फॉर्मेट होता है। मैं अपनी भी केस स्टडी दिखाऊंगा आपको सब, बट ये सर की बहुत सारे लोग मांग रहे थे, रवि कुमार सियाग सर की, कि वो कैसे लिखते थे, क्या लिखते थे। ठीक है, अब इन्होंने स्टार्ट करा, कथनी व करनी के मध्य अंतर के साथ सत्यनिष्ठा में विचलन के मुद्दों को संबोधित करती यह केस स्टडी समाज में निहित बुराइयों व उनके निराकरण की समस्या पर प्रकाश डालती है। देखो इन्होंने इंट्रो कितना बढ़िया लिखा है। इनने देखो इंट्रो स्टार्ट करा एक कोट से, कथनी व करनी के मध्यंतर के साथ सत्यनिष्ठा में विचलन के मुद्दों को संबोधित करती है केस स्टडी समाज में निहित बुराइयों व उनके निराकरण की समस्या पर प्रकाश डालती है। अब देखो जो मद्यपान है समाज में, तो वो सामाजिक बुराई है ना एक, तो उन्होंने इसी से रिलेटेड इंट्रो को लिख दिया, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद सामाजिक व आर्थिक समस्याएं इन्होंने लिखी, जैसे कि सामाजिक स्तर पर समाज में व्याप्त तनाव, शराब को कई वर्गों की सामाजिक स्वीकृति, कई धार्मिक प्रचलनों में शराब बांटने का प्रचलन, उदाहरण भैरव पूजा, महिलाओं की प्रशांतिकरण न होना,
शराबबंदी के विरुद्ध प्रभावी रूप से खड़ी नहीं होना, ठीक है। आर्थिक कारक गरीबी, विश्व विकास रिपोर्ट, इन्होंने देखो गरीबी को एक फैक्ट से रिलेट कर दिया। विश्व विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार यह संज्ञानात्मक कर की भांति है कि व्यक्ति को दीर्घकालिक विजन के अनुरूप नहीं सोचने देती है गरीबी, ठीक है। बेरोजगारी देखो, काम ना होने का तनाव, कम कीमत, देसी शराब की कम कीमत होना, महिलाओं का वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर ना होना, अन्य दोनों रूपों में समाज में मूल्यों का विघटन भी इस समस्या को जन्म देता है, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा शराब पर प्रतिबंध और उसके क्या प्रभाव हैं। शराब बेचने प्रतिबंध, शराब का निर्माण आदि पर बैन, समाज में सामाजिक अपराधों, घरेलू हिंसा, दुर्घटना, मानसिक तनाव आदि में कमी, आर्थिक हानि न होना, ठीक है। प्रतिबंध की समस्याएं क्या है कि प्रतिबंध लगाने से क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी। तस्करी व कालाबाजारी की समस्या और महंगे दामों पर मिलना, पुलिस, तस्कर, राजनेता गठजोड़, खान पान के अधिकार पर बैन, राज्य की राजस्व हानि। हालांकि बिहार व गुजरात के उदाहरण बताते हैं कि शराब पर प्रतिबंध राजस्व सृजन पर प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि शराब का कर राजस्व कम है, किंतु आम जन उत्पादक वृद्धि उत्पादन अधिक आर्थिक, ये मतलब इन्होंने लिखा। सेकंड लिखा यहाँ पर सामाजिक अपराधों में भी उल्लेखनीय कमी आती है। अतः समस्या प्रतिबंध की नहीं बल्कि इसके उचित क्रियान्वयन की है, जिसे पूर्णतः क्रियान्वित करना समय की मांग है, ठीक है। युवाओं पर लत से निपटने के इन्होंने सुझाव दिए, जो कि सी क्वेश्चंस में पूछा गया था कि मूल तंत्र, शिक्षा में मूल समावेशन, जागरूकता अभियान, कुप्रभावों से अवगत कराना, आर्थिक सशक्तिकरण, प्रभावी गरीबी उन्मूलन व रोजगार देना, रचनात्मकता को प्रोत्साहन देना, पुनर्वासात्मक यानी कि आदतन युवाओं का प्रभावी उपचार, नशा मुक्ति केंद्रों में सुधार, समाज का नशा करने वाले के प्रति धारणा प्रबंधन, महिला, अमर्त्य सेन के अनुसार महिला को सामाजिक परिवर्तन की एजेंसी बनाना, सामाजिक समस्याओं का समाधान है, ठीक है। कानूनी एनपीडीएस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन, उपर्युक्त बहुआयामी उपायों के साथ राष्ट्रीय युवा नीति व खेल नीति से युवाओं की रचनाशीलता व क्रियाकलापों को उचित दिशा देकर प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, ये इन्होंने कंक्लूजन लिख दिया। तो इन्होंने इसको ऐसे फॉर्मेट करा था, ठीक है। अब जैसे एक और इनकी केस स्टडी देख लेते हैं। आप एक ऐसे जिले के जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम के रूप में तैनात हैं जहां के निवासी आवारा कुत्तों के खतरे का सामना कर रहे हैं। कुत्तों द्वारा दो पहिया वाहनों, साइकिल सवारों का पीछा करने और पैदल चलने वालों पर हमला करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे भी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और हाल ही में कुत्तों के एक झुंड ने एक 8 वर्ष की बच्ची को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। समस्या की कथित भयावहता और सरकारी अधिकारियों की निष्क्रियता ने निगरानी समूहों को बड़ी संख्या में कुत्तों को मारने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि स्थानीय गैर सरकारी संगठन ने सामूहिक हत्या की इस तरह की प्रथा का विरोध किया है और आवारा कुत्तों को मारने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये पूरी केस स्टडी। आप क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है उपर्युक्त प्रकरण में शामिल नैतिक मुद्दे क्या हैं। देखो नैतिक मुद्दे बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं केस स्टडी में, तो आपको नैतिक मुद्दे मोस्टली आपको सेम ही लिखने होते हैं, बट डिपेंड करता है वो केस स्टडी पे कि केस स्टडी किस टाइप की है, केस स्टडी का जोनर क्या है, उसी हिसाब से नैतिक मुद्दे लिखने होते हैं। अब इन्होंने बी में पूछा है डीएम के रूप में उपर्युक्त मुद्दे से निपटने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव दीजिए, ये इन्होंने पूछा है, ठीक है। अब इन्होंने इंट्रो स्टार्ट करा। इंट्रो में इन्होंने क्या लिखा, इंट्रो में लिखा स्थूल रूप में आवारा कुत्तों की समस्या या मानव पशु संघर्ष एवं सूक्ष्म रूप से प्रकृति के अन्य जीवों व मानव के मध्य संबंधों को उजागर करने वाली है केस स्टडी मानव व पशु अधिकारों के मुद्दों को इर्द गिर्द अवस्थित है। अब इसमें बताया गया है ना, मानव और कुत्तों का संघर्ष बताया गया है, तो जो डॉग्स हैं, डॉग्स पशु हुए, तो मानव पशु का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी के अबाउट ये केस स्टडी है और उन्होंने इंट्रो उसी से रिलेटेड लिखा है, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपर्युक्त प्रकरण में शामिल नैतिक मुद्दे क्या हैं। तो जो नैतिक मुद्दे हैं वो हैं, जैसे कि कानूनी मुद्दे की बात करी जाए तो पशुओं की क्रूरता निवारण अधिनियम बनाम संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 के अनुसार मानवों के विवरण व जीवन के अधिकार का मुद्दा, ये कानूनी मुद्दा हो गया। अब जो कुत्तों के मुद्दे हैं, कुत्तों की जीवन का अधिकार, काटने की प्रवृत्ति बनाम मानव अधिकार, हर जीव साधन है या साध्य, मानवों या जनता के मुद्दे, ठीक है। ये क्या समाज में केवल मानवों को रहने का अधिकार है, हिंसात्मक पशुओं के समुचित समाधान का मुद्दा, ये भी एक नैतिक मुद्दा हो गया। जो प्रशासनिक मुद्दे हैं वो प्रशासन में कानून पालन यानी सत्यनिष्ठा बनाम जानवरों के प्रति संवेदना का मुद्दा, प्रभावी जन सुनवाई व शिकायत निवारण का मुद्दा, और मूल से जुड़े जो वो हैं सत्यनिष्ठा, संवेदना, कर्तव्य, अहिंसा और ये करुणा, ठीक है। इतने ये इन्होंने फॉर्मेट बनाया और इन्होंने सारे मुद्दे लेके, आप देख रहे हो इन्होंने कैसे इनको डायमेंशंस में ब्रेक करा। बहुत सारे क्या करते हैं वो केवल नैतिक मुद्दे लिख देते हैं, इन्होंने प्रशासनिक लिखा, कानूनी लिखा, ठीक है, और संविधानात्मक लिखा, मूलात्मक लिखा, इन्होंने इतने सारे डायमेंशंस में ब्रेक कर लिया नैतिक मुद्दों को। तो यही तो होता है दिमाग का काम, समझ रहे हो। उसके बाद अब क्या है, अब जो बी क्वेश्चंस पूछा गया है वो है डीएम के रूप में उपर्युक्त मुद्दे से निपटने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव दीजिए। तो जो इन्होंने सुझाव दिए हैं वो आप देख सकते हो। जो निपटने की कार्रवाई है वो मेरी कार्रवाई जानवरों के प्रति संवेदना, व्यक्तिगत जीवन बचाने के मेरे कर्तव्य के साथ साथ विभिन्न लोगों के साथ सहभागिता के साथ कार्य करने के मूल से प्रेरित होगी। देख रहे हो इन्होंने क्या बैलेंस बनाया भाई। इन्होंने डॉग्स के जो राइट्स हैं
यानी कि डॉग्स के प्रति जो वैल्यूज़ हैं, संवेदना, उसको भी इन्होंने लिया। आफ्टर दैट इन्होंने जो मानव के साथ यानी कि जो लोगों के साथ सहभागिता है उसको भी इन्होंने लिया, यानी कि दोनों में बैलेंस करा है। यही तो एक अच्छे आंसर की पहचान होती है कि जब आप कोई भी आंसर लिख रहे होते हो तो वो एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने अल्पकालिक सुझाव दिए। प्रभावी पुलिस की मदद से सर्वप्रथम मैं लोगों द्वारा कुत्तों को मारने की क्रियाकलापों पर निवारण लगाकर उचित क्रियावाही या कार्रवाई लिखना था, इन्होंने क्रियावाही लिखा है यहाँ पे, करूँगा। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के हिसाब से, ठीक है। दूसरा, विभिन्न एनजीओ यानी पशु अधिकार संबंधी से सहभागिता कर कुत्तों के व्यवहार नियंत्रण के सुझाव लूँगा। तीसरा, इन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, कुत्तों से जनता की शारीरिक हानि को रोकना होगा। इसके लिए जनता को जागरूक बनाएंगे, कुत्ते के लिए शेल्टर हाउस बनाकर उनका प्रबंधन करेंगे, हिंसात्मक व खतरनाक कुत्तों की सूचनार्थ हेल्पलाइन नंबर जारी कर तुरंत मदद करना, और पागल कुत्तों के संबंधों में कठोर कार्रवाई करना, ठीक है। अब जो इन्होंने दीर्घकालिक उपाय बताए वो किसी भी पशु के साथ मानवों के संबंधों को सुधार के दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो आवारा कुत्ता ऑब्जेक्टिंग हेतु जागरूकता, कुत्तों की मास वैक्सीनेशन, रैबीज का उपाय किया जा सकता है। फोर्थ वन इज एनजीओ की मदद से समाज में पशुओं के प्रति संवेदना का प्रसार किया जा सकता है, पेटा आदि, ठीक है। तो अब इन्होंने कंक्लूजन लिखा और उनमें जो मिल्टर सेंगर हैं यानी कि इन्होंने एक महापुरुष का नाम या जो कोई भी हो उनका नाम इन्होंने लिख दिया, ने अपनी पुस्तक एनिमल लिबरेशन में मानवों के समान जानवरों के अधिकारों की बात कही थी। महात्मा गांधी का भी इन्होंने नाम लिखा कि हिंसा न करने के उपायों अपने प्रशासनिक कर्तव्यों के अनुरूप में कार्य करूँगा। सो गाइज ऐसे ये लिखते थे। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इनकी केस स्टडी की, कैसे इनका फॉर्मेट रहता था और कैसे ये केस स्टडी लिखते थे। सो गाइज दैट्स इट, दिस इज द end of this video. Hope guys you like this video. If you like this video then please subscribe my channel, and thanks for being here and thanks for watching this video. मिलते हैं next video में, till then bye bye.